फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अरिहंत का सैम्पल पेपर 3। तो आपके एग्जाम पर्पस से ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो इन सैम्पल पेपर के माध्यम से। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। तो पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब दैट द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग। ठीक है, तो सोवियत इकोनॉमी के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, सोशलिज्म वॉज द डोमिनेटेड आइडियोलॉजी, ये तो था वहाँ पे, तो ये तो रॉन्ग नहीं है। बी है, स्टेट ओनरशिप कंट्रोल एग्जिस्ट ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी था क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल में रखते थे। उसके बाद थर्ड है, पीपल इंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, ये नहीं था क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी, इसीलिए लोग वहाँ पे डिमांड कर रहे थे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के लिए, क्योंकि उनको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चाहिए थी ताकि फ्रीडम मिल सके। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, विद विच कंट्री डज इंडिया हैव अ ट्रीटी दैट अलाउ द सिटीजन ऑफ द टू कंट्रीज टू ट्रैवल टू एंड वर्क इन द अदर कंट्रीज विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट। यानी हमारे कंट्री के पास में ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जहाँ पे हम विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा नेपाल। ठीक है, उसके थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हाट डज द यूरोपियन यूनियन फ्लैग स्टैंड्स फॉर। इट स्टैंड्स फॉर यूनिटी अमॉन्ग द यूरोपियन पीपल, इट स्टैंड्स फॉर पीसफुल हार्मनी अमॉन्ग द यूरोपियन पीपल, इट स्टैंड्स फॉर कंप्लीटनेस अमॉन्ग द यूरोपियन पीपल एंड इट स्टैंड्स फॉर फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द यूरोपियन पीपल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पीसफुल हार्मनी। देखिए, यूरोपियन यूनियन बनाया ही क्यों गया था, ताकि जो पीस है वो कायम रह सके। सारे कंट्रीज जो हैं उस समय पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो बर्बादी थी उससे निकल के बाहर आए थे, उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, उनका ट्रेड नहीं हो रहा था, इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे और बहुत ज़्यादा अशांति फैली हुई थी। तो इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोची, तो वहीं से यूरोपियन यूनियन जो है वो बनना शुरू हुआ। तो इसका आंसर है वो इट स्टैंड्स फॉर पीसफुल हार्मनी अमंग द यूरोपियन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हम देखेंगे, मिलिट्री रूल इज रिगार्डेड एज द बेस्ट ऑप्शन इन पाकिस्तान बिकॉज। पहला ऑप्शन है, डेमोक्रेसी वॉज नेवर डेवलप्ड एंड इनकरेज्ड इन पाकिस्तान। ये पहला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी कभी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई, और पाकिस्तान जो है वो इसी वजह से टेररिज्म में है क्योंकि वहाँ पे जो रूलर्स हैं वो एक तरीके से डिफेंस के अंडर में भी आते हैं, सिविलियंस भी आते हैं। है ड्यूअल सिस्टम है, एक तरीके से मिलिट्री और वहाँ पे सिविलियंस दोनों ही रूल कर सकते हैं सरकार पर। तो इसी वजह से क्या है, जो मिलिट्री है वो मिलिटेंट का भी काम करने लग जाती है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई है। तो इसी वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बाई का नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन इज, यानी यूनाइटेड नेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा पीस एंड सिक्योरिटी। पहला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि देखो, यूएन को बनाया ही क्यों गया था, क्योंकि सारी जो कंट्रीज हैं उनको एक तरीके से पीस एंड सिक्योरिटी में रखा जा सके। जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से लड़े नहीं, झगड़े नहीं, उनके ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सके। तो इसीलिए एक प्लेटफॉर्म जो वहाँ पे दिया गया उसी को बोला गया है यूएन, यानी यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पे मूव करेंगे, WTO इज सर्विंग एज द सक्सेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा जो WTO है ना, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करके, मतलब इसका जो नाम है ना वो रिप्लेस किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी आंसर ए हो जाएगा। देखेंगे, मैच द फॉलोइंग है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो यहाँ पे बताना है सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या था, जब कांग्रेस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी तो सिंडिकेट था, एक जो ग्रुप था सिंडिकेट था, और दूसरा जो ग्रुप था वो इंदिरा गांधी वाला था, यानी इसको सिंडिकेट को बोलते थे कांग्रेस ओ और उसको बोलते थे कांग्रेस आर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंडिकेट के बारे में बताना है। तो ये आप ऑप्शन देखिए, एक ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर विद इन द कांग्रेस, यानी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और इन्फ्लुएंशियल जो लीडर्स थे ना वो सिंडिकेट पार्टी में चले गए थे। और डिफेक्शन जो है ये क्या है, जैसे जो दल बदल होता है ना, नेता जो होते हैं वो एक दल से निकल के दूसरे दल को ज्वाइन कर लेते हैं, पार्टीज चेंज कर लेते हैं, तो उसको डिफेक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीविंग द पार्टी ऑन हुज टिकट शी हैज बीन इलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1।
तो स्लोगन जो है ये कैसा होना चाहिए, थोड़ा कैची होना चाहिए, पब्लिक अटेंशन देने वाला होना चाहिए। तो स्लोगन जो है हमारा हो जाएगा सी का 2। एंड डी का हो जाएगा एंटी कांग्रेसिज्म, यानी एंटी है, कांग्रेस के अगेंस्ट में है। तो जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट में जो आइडियोलॉजी हो जाएगी उसी को हम एंटी कांग्रेसिज्म बोलेंगे। तो जो बचा है पार्टीज विद अ डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशन कमिंग टुगेदर टू अपोज द कांग्रेस इट्स पॉलिसीज। तो डी का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखेंगे, विच पीरियड इन इंडिया कैन बी सीन एज अ पीरियड ऑफ राइजिंग रीजनल एस्पिरेशन फॉर द ऑटोनॉमी, यानी रीजनल एरियाज जो थे ना वहाँ पे ऑटोनॉमी की डिमांड कौन से ईयर में होने लग गई थी। तो ये ईयर था 1980s का। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द इश्यूज इंडिया हैड टू कोप इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो उसके बाद इंडिया को किन किन चीज़ों पे काम करना था एकदम से। तो यहाँ पे हम देखेंगे पार्टीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल, क्योंकि पार्टीशन हो चुका था, बहुत लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ था तो उसको एडजस्ट करना था। उसका सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थी अप्रॉक्स 565 थे तो उन सबको स्टेट में कन्वर्ट करना था, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसके बाद आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये भी करना था। 1953 में पहली बार एसआरसी जो है उसके अंडर में आंध्र प्रदेश जो है वो तमिलनाडु से अलग होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स की नहीं बनती थी, है ना। जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे उनको जब स्टेट्स में बनाया जा रहा था तो उन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए, तो इसीलिए क्या है स्टेट्स के अंदर ही डिवीजन होने लग जाता है यहाँ पे। तो पहला ऐसा स्टेट है जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से अलग हुआ था एसआरसी के अंडर में। ठीक है, तो ये तीनों ही रीजन थे, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी आंसर डी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं। तो जैसे असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपको देखना है। तो ये इसके ऑप्शंस हैं, ये कॉमन है 10 एंड 11 क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 10th क्वेश्चन देखेंगे, द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी एंड रीजन है इसका शी हैड टू डील विद द सिंडिकेट अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी तो उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े थे सिंडिकेट पार्टी से, क्योंकि सिंडिकेट पार्टी में बहुत एक्सपीरियंस्ड एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर रहते थे। तो इसकी वजह से क्या इंदिरा गांधी बिल्कुल न्यू थी, वहाँ पे फ्रेशर थी, तो उसको नहीं पता था कि किस तरीके से डील करना है पॉलिटिक्स के अंदर में। तो उसको ये चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़े थे, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक लेड टू द इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। ये बिल्कुल सही बात है, जब एंड हो जाता है सोवियत ब्लॉक का तो बहुत सारे न्यू कंट्रीज जो हैं इसको ज्वाइन कर लेते हैं बाद में। रीजन जो है इसका क्या, ये इसका सही रीजन दे रहा है, द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड द कंट्रीज देयर क्लोज टाइज विद द वेस्ट, द यूएस एंड द चाइना एंड अदर्स। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं अपनी जगह पे। यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया के कंट्री थे ये अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन का फायदा भी उठाना चाहते थे ताकि उनके जो वेस्ट है यूएस चाइना के साथ थोड़े टाइज बने रहें, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना ये इसको नहीं दर्शाता है, क्योंकि इसका मैटर अलग है, ये अलग है, इसीलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा इसके लिए। 12th क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस में लगाना है, यानी जो डेट वाइज लगाना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले बना था आई थिंक 1961 में ये बना था। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आसियान, 1967 में ये बना था। उसके बाद आएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन नेशन, ये 1992। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसियान रीजनल फोरम, जिसको हम ARF बोलते हैं, तो ये बना था 1994 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 4, 1, 2, 3 हो गया। नेक्स्ट मूव करेंगे स्टूडेंट सेक्शन बी पे। आपके MCQ का सेक्शन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है 13th नंबर का, व्हाट डज डिफेक्शन स्टैंड फॉर इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड हाईलाइट एनी 2 डीमेरिट्स ऑफ दिस प्रैक्टिस। तो यहाँ पे डिफेक्शन के बारे में आपको बताना है, इसके 2 डिसएडवांटेजेस आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया ही था, दल बदल जो होता है। तो जैसे आयाराम गयाराम वाला जो केस था बहुत ज़्यादा फेमस था, तो यहाँ पे आप चीज़ जो है इसको डाल सकते हो। उसके बाद
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच आर द टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, विच मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया। तो यहाँ पे दो मॉडल होते हैं स्टूडेंट्स, एक कैपिटलिस्ट होता है, दूसरा सोशलिस्ट होता है। तो इंडिया ने कौन सा अपनाया था पूछ रहा है, तो इंडिया ने दोनों ही एक तरीके से मिक्स करके अपना लिया था। ओके, उसके बाद 15 क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द अलायंस पॉलिटिक्स। अलायंस क्या होता है, एक तरीके से कोलिशन बना लेते हैं ना गवर्नमेंट का, तो उसको हम अलायंस बोलते हैं। तो इससे क्या फायदे हैं तो हम देख लेंगे। यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो स्टूडेंट, दे रखा है, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। उसके बाद 16 क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हम देखेंगे स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप दो फीचर्स जो है सोवियत सिस्टम के लिख देना, ठीक है। यहाँ पे आंसर्स दे रखा है स्टूडेंट्स, आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है 17th क्वेश्चन, व्हाई डज द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड एंड हाईलाइट एनी टू आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो आप कोई भी दो रीजन लिख सकते हो उसके डिसइंटीग्रेशन के, ताकि जो पब्लिक है वो किस तरीके से कैपिटलिज्म की डिमांड करने लग जाती है, कैसे जो कंट्रीज हैं वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाते हैं। लिथुआनिया पहला कंट्री होता है जो वहाँ से निकलने लगता है। तो इस तरीके से आप कोई भी दो फैक्टर यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद 18th क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, हाईलाइट एनी टू थ्रेट्स टू अ कंट्री सिक्योरिटी एज पर द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द सिक्योरिटी। यानी कोई भी आपको दो थ्रेट जो हैं वो लिखने हैं ट्रेडिशनल नोशन के हिसाब से। ओके, तो आंसर यहाँ पे गिवन है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद मूव करेंगे सेक्शन सी पर। तो यहाँ पे आप 19th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड द इंटरनेशनलाइजेशन। तो आंसर यहाँ पे गिवन है, तो आप चेक कर लेना। आप आंसर्स जो है एक बार पढ़ के समझ के और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी टू सोर्सेज ऑफ द थ्रेट बीइंग फेस्ड बाय द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो है अपना इंडिया भी आता है, तो इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो टेररिज्म का करना पड़ रहा है, हेल्थ एपिडेमिक्स का करना पड़ रहा है। तो ये सारे रीजन्स जो हैं आप डाल सकते हो, और ये इसके क्या है, एक तरीके से थ्रेट्स हैं जो हम फेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द 4 रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ आसियान। तो आसियान के बनने के पीछे आपको 4 कारण बताने हैं। तो कोई भी आप 4 कारण बता सकते हो आसियान से रिलेटेड, जब आपको पढ़ा होगा आपने, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि किस तरीके से भाई ये बहुत ज़्यादा पुअर थे, किसी भी अलायंस के साथ ये नहीं हो पा रहे थे, मतलब किसी से अलायंस नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि खुद ही हम सारे जो लोग हैं वो मिलकर एक अलायंस बनाते हैं। तो 5 जो कंट्री है वो स्टार्टिंग करते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे इसके बारे में पूरा डाल सकते हो आप, ये आंसर है इसका, पूरा चेक कर लेना। डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द भारतीय जनसंघ। तो यहाँ पे भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी आपको बतानी है, और भी दे रखा है यहाँ पे, आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब तो व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द कांग्रेस कंसिडरिंग द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967 एज ए पॉलिटिकल अर्थक्वेक, एनालिसिस 4 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस परसेप्शन। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे आपको तो दोनों ही प्रैक्टिस करने हैं, ये तो एक जस्ट सैम्पल पेपर है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के ही आंसर दे रखे हैं। ये भारतीय जनसंघ का आंसर है जो 1951 में, इसके मेन फीचर्स जो है इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो RSS से रिलेटेड है इनकी आइडियोलॉजी। ठीक है, जो राष्ट्रीय सेवा संघ होता है ना, उससे रिलेटेड है इनकी आइडियोलॉजी, जैसे आज की डेट में जो बीजेपी है ना, वही सेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका जो सेकंड वाला है इसको देख लेते हैं, जो जनरल इलेक्शन वाला है, इसका आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, पूरा आंसर गिवन है। तो पहले आपको आंसर राइटिंग करनी है, उसके बाद आंसर्स चेक करने हैं कि भाई हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। इसका नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे 23rd क्वेश्चन बोल रहा है, एलॉबरेट द चेंज इन द इलेक्टोरल परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड बीजेपी फ्रॉम द ईयर 1984 टू 2004। तो यहाँ पे बीजेपी के बारे में लिखना है कि किस तरीके से इसका जो परफॉर्मेंस है वो रहा है ना, पहले पास्ट ईयर्स में 1984 से लेके 2004 के बीच में कैसा इसका टेन्योर रहा है और इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है। उसका नेक्स्ट बोल रहा है, और में ही डिस्क्राइब एनी 3 इवेंट्स दैट रिजल्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन 1975। तो कोई भी ऐसे 3 इवेंट्स लिखने हैं जिसकी वजह से इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की गई थी 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बीजेपी से रिलेटेड हैं। उसके बाद जो और में आंसर दे रखा है, ये जो पॉइंट है ये इमरजेंसी से रिलेटेड है, और यहाँ पे भी है दिस वन। ठीक है, ये पूरा आप लिख सकते हो, एक बार पढ़ लेना पूरा अच्छे से। अब मूव करते हैं सेक्शन डी पर। तो यहाँ पे जो है आपको ये पैसेज गिवन है, आपको ये पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना है। उसके बाद इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो नहीं है, तो यहाँ पे भाई आंसर जो है वियतनाम हो जाएगा, क्योंकि 5 कंट्रीज आते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट में है। तो यहाँ पे चाइना है, फ्रांस है, USA है ना, रशिया है, और आपका क्या है, इंग्लैंड।
यानी ब्रिटेन। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ज्वाइंट द यूएन बिफोर 2011। तो 2011 में जो है ये यूएन में किसने ज्वाइन किया था, तो ये था साउथ सूडान। ठीक है, उसका नेक्स्ट बोल रहा है वाई ओनली सम स्टेट्स आर पार्ट ऑफ द परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो क्यों थोड़े ही स्टेट्स को ही परमानेंट सीट मिली हुई है, वैसे तो कंट्रीज बहुत सारे हैं लेकिन 193 कंट्रीज उसमें रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ओनली 5 कंट्रीज ही क्यों हैं उसके अंदर, तो ये इसका रीज़न दे रखा है, यहाँ पे इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट फोर्थ बोल रहा है कि वॉर एंड पीस डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएस आर डिस्कस्ड इन डैश एंड डैश, यानी वॉर एंड पीस जो है ये यूनाइटेड नेशन में कहाँ कहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों में ही डिस्कस किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो ये आउटलाइन मैप है आपका साउथ एशिया का दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये प्लेसेस मार्क करनी है। तो क्या पूछ रहा है ये, द कंट्री हैज़ एक्सपीरियंस्ड बोथ सिविलियन एज वेल एज द मिलिट्री रूल, यानी ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे मिलिट्री एंड सिविलियन दोनों ही रूल करते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था पाकिस्तान, जहाँ पे डेमोक्रेसी जो है इसी वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ पे दोनों तरीके से रूल करते हैं और मिलिट्री ही कभी कभी मिलिटेंट वाला काम करने लग जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है आपको पुट करनी है। उसके बाद डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड इन दिस कंट्री इन 2006, यानी कौन से कंट्री में डेमोक्रेसी जो है उसको रिस्टोर्ड किया गया था 2006 में, तो ये हो जाएगा नेपाल, है ना। तो नेपाल में आज की डेट में क्या है, मोनार्की डेमोक्रेटिक कंट्री है वो एक तरीके से, यानी मोनार्की भी है आदि और डेमोक्रेसी भी है। उसका नेक्स्ट क्या है, दिस कंट्री इज स्टिल अ मोनार्की, यहाँ पे पूरी तरीके से मोनार्की है, तो ये है भूटान। ठीक है, तो भूटान इसका आंसर हो जाएगा। उसके फोर्थ है दिस कंट्री इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी विया म्यांमार, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं हमारे नियर बाई हैं, चारों हमारे सराउंडिंग्स में फैले हुए हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके आंसर्स गिवन हैं। तो पहला आंसर जो था हमारा क्या था, पाकिस्तान, यानी आंसर जो बी है ना इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना, जो हम मैंने बताया था नेपाल। नेपाल में क्या है, एक तरीके से रिस्टोर की है डेमोक्रेसी उसने 2006 में, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर सी। उसके बाद हो जाएगा हमारा आंसर ए, यानी भूटान, जिसमें स्टिल आज की डेट में मोनार्की भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। उसके बाद ये फोर्थ वाला जो है हमने डिस्कस किया था बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हो गए। इसमें ये मैप में आपको दे रखा है ABCD, आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे बोल रहे थे स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये एक पिक्चर दे रखी है, यहाँ पे एक बर्ड है, इसमें पूरे तीर लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड आपको बताना है व्हाट डज द पिक्चर डिपिक्ट। तो दिस पिक्चर डिपिक्ट दैट द पीस हैड बीन एट द स्टेज। सेकेंड है डिफाइंड रीजनलिज्म। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर है रीजनलिज्म का, आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद थर्ड बोल रहा है यहाँ पे व्हाट डज द एरो हिटिंग द पिजन मीन्स, यानी जो एरो इसको हिट कर रहे हैं ना इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे वाइट पिजन जो है ये किसका सिंबल है, पीस का सिंबल है, और यहाँ पे जो इसकी सिक्योरिटी है किस तरीके से ये खराब हो रही है, एरो के द्वारा इसको स्टेक किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन ई पर। तो यहाँ पे जो हमारे आंसर्स हैं ये 6 मार्क्स क्वेश्चन हैं। तो 27th क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफाइन क्लाइमेटिक चेंजेस एंड डिस्कस एनी 3 ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऑन द क्लाइमेटिक चेंज इन डिटेल, और यानी यहाँ पे आपको क्या है, एक तरीके से ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आप कोई भी एक अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है जापान से रिलेटेड है और ग्रीन हाउस एमिशन से रिलेटेड है। इज इंडिया अ सिग्नेटरी टू दिस प्रोटोकॉल, तो इंडिया ने कब साइन किया था, तो ये बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक आंसर अटेम्प्ट करना है, वैसे दोनों को ही देख लेना। ठीक है, तो ये इसके आंसर दे रखे हैं, चेक कर लीजिए। यहाँ पे दे रखा है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, इंडिया ने 2005 में इसको साइन किया था, इसके बारे में देख लेना। ये पूरा आंसर क्योटो प्रोटोकॉल का है स्टूडेंट्स, पूरा देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एग्जामिन द एफर्ट्स टेकन बाय जवाहरलाल नेहरू फॉर द प्रमोशन ऑफ एफ्रो एशियन यूनिटी। तो एफ्रो एशियन यूनिटी के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या स्टेप्स लिए थे, क्या एफर्ट्स लगाए थे, उसके बारे में बोल रहा है। नैम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है एसेस इंडियाज रोल इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो यहाँ पे ये बता रहा है, तो इसमें से कोई भी और का ऑप्शन दे रखा है, तो इसके आंसर्स आप देखो यहाँ पे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द रीजनल पार्टीज हैव स्टार्टेड प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स कमेंट। तो इसमें भी आपको ऑप्शन दे रखा है, आप इसको भी अटेंड कर सकते हो, उसको भी। तो हाईलाइट एनी 3 इश्यूज दैट अफेक्टेड द इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1989। तो किस तरीके से 1989 के बाद जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें चेंजमेंट आते हैं, उसमें इश्यूज आते हैं, तो ये सब आप देखेंगे। ग्रांड अलायंस हुआ था इसी समय पे, है ना, बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं वो अच्छे से स्टैंड भी नहीं हो पा रही थी, तो सब लोगों ने अलायंस किया था किसी न किसी पार्टी के साथ, ताकि वो इलेक्शंस में जीत हासिल कर सकें, ठीक है ना। तो ये इसमें इसकी जो हेडिंग है आप डाल देना, एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, किस तरीके से एंड होता है कांग्रेस सिस्टम का। उसके बाद आता है नेक्स्ट, राइज ऑफ द कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। 1989 के बाद का समय बता रहा है यहाँ पे कि कांग्रेस सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है, खत्म क्या मतलब अलायंस करना पड़ता है उसको एक तरीके से। उसके बाद क्या है यहाँ पे, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आने लग जाती है, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी आने लग जाती है, मंडल कमीशन यहाँ पे साइन हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एंड कोलिशन गवर्नमेंट, है ना, तो यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट का ट्रेंड चलने लग जाता है, ग्रांड अलायंस इसलिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे, और रीजनल पार्टीज भी आने लग जाती हैं स्टेट्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 30th, एलॉबरेट अबाउट द सोवियत सिस्टम, मेंशन एनी ऑफ द 4 फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। तो यहाँ पे सोवियत सिस्टम का एक क्वेश्चन तो ज़रूर आना ही आना है, ये बार बार हमें देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट है, और में इफ़ द सोवियत यूनियन हैड नॉट डिसइंटीग्रेटेड, तो अगर नहीं होता, एंड द वर्ल्ड हैड रिमेन्ड बाईपोलर, और वर्ल्ड आज की डेट में बाईपोलर होता, तो हाउ वुड दैट सिचुएशन हैव अफेक्टेड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो किस तरीके से जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो अफेक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि बाईपोलर था, बाईपोलर का मतलब है 2 ध्रुवीय, एक जो ध्रुव था वो यूएसएसआर की तरफ था, यानी उधर चल रहा था पूरा वर्ल्ड, और एक जो था वो यूएस की तरफ चल रहा था। तो अगर अभी भी ऐसा होता तो कैसी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमारी होती, ये पूछ रहा है। ये आपको अपने थोड़े ओपिनियन भी डालने हैं इसमें, तो इसका आंसर आप चेक कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा सैम्पल पेपर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। सैम्पल पेपर 4 के साथ मिलेंगे, तब तक आप सैम्पल पेपर 1 की, 2 की, 3 की प्रैक्टिस कीजिए, आंसर्स लगाइए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।